करेंगे, आज हम अपना बचा हुआ काम कर लेंगे इस यूनिट का, यानी सेकेंड यूनिट जो हमारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बचा हुआ हिस्सा हम लोग इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली बात करेंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ की, सोर्स ऑफ वोल्टेज की, जो हमारी चीज़ों को चलाता है। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे एफिशिएंसी की, कब मैक्सिमम पावर, यानी कि हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, जो हमें पावर दे रहा है, वो मैक्सिमम पावर हमें कब देगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सर्किट जो हम बनाते हैं ना, उसको बना के समझते हैं कि नॉर्मली हम लोग करते क्या हैं। तो टॉपिक का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर सोर्स से और डिवाइस पे कब होगा, सोर्स से डिवाइस तक मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कब और कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। हम लोग ये करेंगे अभी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा होता क्या है, एक सोर्स होता है, ये हो गया सोर्स, ये है सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये हमारी चीज़ों को चलाएगा। और एक होता है डिवाइस, ये है हमारा डिवाइस। इस डिवाइस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो डिवाइस है, दिस इज डिवाइस, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक हीटर भी हो सकता है, एक छोटा सा बल्ब भी हो सकता है, ये तुम्हारा चार्जर भी हो सकता है, तुम्हारा फ़ोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिवाइस है। और हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ है ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये पावर देगा और ये पावर लेगा। तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर सोर्स से डिवाइस की तरफ कब होगा, ये समझने वाली बात है। अब ठीक है, अब देखो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी पावर ऑफ डिवाइस। पावर ऑफ डिवाइस होगी, पावर ऑफ डिवाइस, कई सारे फॉर्मूले हैं, हम लोग यूज करेंगे आई स्क्वायर आर। आर हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस है और आई उसमें से फ्लो करने वाला करंट है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या होगा, आई होगा ईएमएफ डिवाइड बाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, यानी कि ईएमएफ डिवाइड बाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, एक इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, ये हुआ हमारे डिवाइस की पावर। दिस इज द पावर डिवाइस ऑफ मतलब पावर ऑफ डिवाइस। अब ये मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो ना घुमा करके लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ताकि हमें डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाए। तो पावर मैक्सिमम, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, अभी फिलहाल पावर ही नाम दे देते हैं। पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर, जो डिनोमिनेटर में है ना, वो आर प्लस आर ऐसे मिलेगा, आर प्लस आर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इससे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखेंगे ताकि डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाए। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू, थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ई स्क्वायर आर डिनोमिनेटर में। अब इसको ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, मिलेगा हमें आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू स्मॉल आर, यही मिलेगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर, तो इसको ओपन करेंगे ना तो यही मिलेगा। कैसे, देखो, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पर है 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो -2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर को सॉल्व करेंगे तो 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ही मिलेगा, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। क्लियर है?
अगर नहीं तो इसको ओपन करके तुम देख सकते हो, ये चीज इसकी इक्वल ही आएगी। अब देखो पावर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, P मैक्स। पावर मैक्सिमम मतलब इस ये जो पावर देगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कब मिलेगी, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटे से छोटा होगा। अब हमारा डिनोमिनेटर छोटे से छोटा कब होगा, जब देखो जब ये चीज जीरो हो, r माइनस आर इज इक्वल टू जीरो हो, तो पावर मैक्सिमम होगी इफ r इज इक्वल टू स्मॉल r। r इज इक्वल टू स्मॉल r मतलब क्या है, हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल डिवाइस के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब, या ऐसे कह लो जब हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ के रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो आ गया। तो पावर विल बी ट्रांसफर्ड मैक्सिमम फ्रॉम सोर्स टू डिवाइस इफ रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। समझ में आई बात, क्लियर है। हमारे डिवाइस नहीं तो ज़्यादातर एनर्जी खराब करेगा, हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ एनर्जी खराब करेगा, और मैक्सिमम ट्रांसफ़र तब होगा जब दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। और वो पावर कितनी होगी, पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, तो P मैक्स हो जाएगी R इज इक्वल टू स्मॉल r इक्वल करके सॉल्व कर दो तो हमें मिलेगा E स्क्वायर R, जहाँ पर भी स्मॉल r है उसको कैपिटल R में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, 4 कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज E स्क्वायर बाई R। ठीक है, 4R। ये होगी हमारी मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर। समझ गए। इसको स्मॉल r भी लिख सकते हो, E स्क्वायर अपॉन 4R ऐसे भी लिख सकते हो। ये होगी मैक्सिमम पावर जो हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ डिवाइस को दे सकता है। क्लियर, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ सोर्स की एफिशिएंसी। सोर्स की एफिशिएंसी मतलब कितनी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आउटपुट इसको कितनी मिल रही है और ये कितनी दे रहा है। ये ईएमएफ हम जानते हैं E देता है, लेकिन इसको मिलता है V। ये ईएमएफ क्या देता है, E। इस पे कंपनी ने लिखा रहता है ये इतनी ईएमएफ देगा, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इसको कुछ कम पावर मिलती है, इसलिए एफिशिएंसी में फ़र्क आता है। एफिशिएंसी 100% नहीं होती। तो अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ सोर्स। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कुछ आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट कितना और इनपुट कितना, इसी से एफिशिएंसी डिसाइड होती है। अगर कोई 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि जितनी इनपुट है उतनी उतनी आउटपुट मिल रही है। तो एफिशिएंसी हमेशा सम प्रॉपर्टी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट होता है। तो अब हम करेंगे एफिशिएंसी ऑफ आवर सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, efficiency of source of EMF। ठीक है, efficiency of source of EMF, efficiency हम दिखाते हैं ईटा से, this called ईटा। ठीक है, and that is equal to IV, output power by input power, है ना। इनपुट हमारा सोर्स तो इतनी दे रहा है, लेकिन मिल कितनी रही है, IV, क्योंकि हमारा ईएमएफ है और करंट हमारे सर्किट का करंट हमारे सर्किट के अंदर फ्लो करता हुआ करंट है। तो ये तो हमारा सोर्स दे रहा है और ये हमारे डिवाइस को मिल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं V/E। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I इंटू डिवाइस का रेजिस्टेंस, है ना। R क्या होगा, डिवाइस का रेजिस्टेंस, और ईएमएफ क्या होगा, I इंटू R प्लस R, है कि नहीं। याद है ना तुम लोगों को, कैसे कि जो हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है
उस पर ई लिखा रहता है, लेकिन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उस ईएमएफ में से इतना हमें कम मिलता है, यानी हमें मिलता है केवल इतना। ठीक है, तो ईएमएफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि देख सकते हो तुम, ईएमएफ होगा V प्लस आई इंटू आर, और V है I इंटू कैपिटल R, I इंटू स्मॉल r। याद रखो ये ओम्स लॉ जरूर है, ये ओम्स लॉ तो है, लेकिन इस ओम्स लॉ में R है हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल r है हमारे सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसीलिए मैंने ईएमएफ को क्या लिखा है, मैंने लिखा है I R प्लस स्मॉल r। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो अब देखो I से I कैंसिल हो गया, तो ईएमएफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा ये आया, ये है हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? मैक्सिमम पावर जब होगी तभी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। और मैक्सिमम पावर कब होती है? मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर कब होता है? अभी भी हमने किया है, मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर तब होता है जब हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ के रेजिस्टेंस के, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। सो एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो क्या हो जाएगी, वो पुट करते हैं R अपॉन R प्लस R, इसको भी R लिख लेते हैं, तो ये बना 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ? 1/2 मतलब 50%। 1/2 मतलब क्या हुआ? 50%। एफिशिएंसी 50% है, मतलब तुम दे ज़्यादा रहे हो और मिल कम रहा है। तुम्हारा सोर्स ज़्यादा पावर दे रहा है, लेकिन तुम्हें मिल 50% रही है। समझ गए? ये मतलब है इसका। तो हमारा जब सोर्स अपनी तरफ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहा होगा, इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब हमारा सोर्स अपनी तरफ से मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र कर रहा होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जब होगी ना, वो तो 50% ही है, 100% नहीं है। समझ गए? यानी हमारा जो डिवाइस है ना, सॉरी हमारा जो सोर्स है ना, वो मैक्सिमम अपनी तरफ से 50% ही दे पाता है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सोर्स। सोर्स की एफिशिएंसी मैक्सिमम 50% होती है, इससे मालूम पड़ रहा है। क्लियर होगी बात? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस। डिवाइस की एफिशिएंसी हम लोग करेंगे। एफिशिएंसी मतलब समझ में आ ही गया, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस। ठीक है, अब डिवाइस की एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइस। एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस। डिवाइस मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फैन हो सकता है, तुम्हारी मोटर हो सकती है, तुम्हारा एसी हो सकता है, तुम्हारा प्रेस हो सकती है। तो एफिशिएंसी में आउटपुट पावर, जो तुम्हारा डिवाइस मैक्सिमम पावर दे सकता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, अब पावर तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो आउटपुट मतलब मैक्सिमम कितना काम किया तुम्हारे डिवाइस ने, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना काम किया। और इनपुट पावर मतलब उसने कितनी पावर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एफिशिएंसी होगी। अब इनपुट पावर तो हमें मिल जाती है, कैसे मिलती है? कंपनी लिख करके देती है 100 वॉट, है ना, इस तरीके से 500 वॉट। और आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे? वर्क डन, जो उसने काम किया वो निकालेंगे। अब काम अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मान लो हीटर की बात करें तो हीटिंग करेगा। ठीक है, अगर किसी मोटर की बात करें, मोटर तो पानी ऊपर, मान लो पानी वाली मोटर है, तो पानी की जो मोटर है वो पानी को ऊपर तक लेके जाएगी। तो कितना पानी कितनी ऊंचाई तक लेके जाएगी? m, मान लो m मास का पानी है और h हाइट तक लेके जा रहे हैं,
तो हमारे डिवाइस ने mgh काम किया, है ना। और अगर मान लो हमारे डिवाइस ने h हाइट तक पानी नहीं पहुंचाया, बस पानी कुछ स्पीड से फेंका है, ज़मीन से निकाला, ज़मीन से h हाइट से निकाला और कुछ स्पीड से फेंका, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी भी आई। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर काम किया, समझ गए। तो आउटपुट वर्क हमारा अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। जनरली क्वेश्चंस में यही आएगा कि भाई इतनी हीट प्रोड्यूस करी, इतना पानी गर्म किया, है ना, इतने समय में पानी इतना गर्म किया, या इतनी ऊंचाई तक पानी लेके गए, या इतनी स्पीड से पानी फेंका। तो इससे मिलेगा आउटपुट सचमुच में जो किया गया काम है, ठीक है, रियलिटी में जो वर्क किया है ना, दैट इज आउटपुट पावर टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम। और इनपुट पावर मतलब जो कंपनी ने लिख करके दी है। तो इससे हमें मिलती है एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स। क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो बचे हुए थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस यूनिट के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। इस यूनिट के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया, किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। या फिर किसी वायर को काट दिया, काट करके आपस में ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उसमें पावर कितनी होगी, उसमें हीट डेवलप कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बच्चे गलती करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल सा है, अगर आपने रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो आप कहोगे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बहुत मिलते जुलते से वर्ड है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो रेजिस्टिविटी याद रखो, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती ज़रूर है, लेकिन लेंथ और एरिया के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया को छोटा कर दिया जाए, एरिया को बड़ा कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स तीनों के रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो याद रखो, केवल कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, बाकी इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की और तुम्हारे इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। क्यों करती है डिक्रीज? देखो, जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जनरेट हो जाएंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स टूट के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज बढ़ जाएंगे। चार्ज बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों केसेस में जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। लेकिन कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स का उल्टा है। अगर कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आप लोगों के रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लैटिस के साथ टकराएंगे, मेटल आयन के साथ टकराएंगे और बहुत समय जो है उनका बीत जाएगा कोलिजन्स करने में, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर उल्टा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टर्स की लेंथ और एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं करती। एक और कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, अगर हम किसी वायर की लेंथ को, किसी वायर को खींच करके, ठीक है, किसी वायर को अगर हम खींच करके 2 गुना बड़ा कर दो तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम किसी वायर के लेंथ को 2 गुना इंक्रीज कर देंगे
तो याद रखो ये बहुत कॉमन सा है, इसे तुम याद रख सकते हो कि अगर हम किसी वायर के लेंथ को 2 गुना इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। याद रखो रेजिस्टेंस फॉर्मूला है रो एल बाई ए, लेकिन जब तुम्हारा लेंथ जो है 2 गुना बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारी लेंथ 2 गुना बढ़ जाएगी तो याद रखो एरिया कम हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी में बच्चे गलती करते हैं कि लेंथ की तो चिंता कर लेते हैं और आंसर कह देंगे भाई रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा है, लेकिन असलियत में क्या होता है, हमारा एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारे वायर का जो ये वाला एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। जब वायर को तुम खींचोगे ना तो वो थिन हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसे खींचेंगे तो थिन हो जाएगा, तो एरिया पे फर्क पड़ेगा, तो एरिया भी तुम्हें लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ तुम याद रख सकते हो, अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ती है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ती है तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसमें ये फॉर्मूला लगता है R इज इक्वल टू बल्कि n स्क्वायर R। n है नंबर ऑफ टाइम्स, लेंथ बढ़ाई है तो n की जगह वो लिखोगे, अगर 2 टाइम्स बढ़ाई है तो 2 लिखोगे, 4 हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। इसे कैलकुलेशन करके ही ये मिलता है, समझ गए। लेकिन रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी इंटरनल चीज़ों से मिलके बनी होती है, उस पर एक्सटर्नल चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा कॉमन सा, कि एक जो है इस तरीके से एक क्यूबॉइड है, यानी हमारा जो वायर है ना वो इस तरीके का वायर है, ऐसे 2 वायर्स हैं, ठीक है। इस तरीके की 2 वायर्स हैं, इसकी लेंथ है L और इसका एरिया है A। ऐसे 2 रॉड्स हैं हमारे पास, एक और रॉड है ऐसी इस तरीके से, और इसका एरिया भी A है इधर, ठीक है। इसका ये वाला एरिया भी A है, इसकी लेंथ भी L है। अगर दोनों रॉड्स को लेंथ एंड टू एंड जोड़ दें, एंड टू एंड मतलब एक के बाद एक जोड़ दें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर ऊपर नीचे जोड़ दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 2 सिचुएशन में इसको पूछा जाता है कि अगर हम वायर को ऐसे जोड़ दें, इस तरीके से जोड़ देंगे, लेंथ एंड टू एंड, ये एंड टू एंड वाली सिचुएशन है, ठीक है, इसे कहते हैं एंड टू एंड। और दूसरी होती है एक के ऊपर एक, यानी ऐसे, इस तरीके से। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R1 R2 का रेशो बताओ, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर लेंथ क्या हो गई, लेंथ 2 गुना बढ़ गई, लेकिन एरिया उतना ही है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा R इसका 2R हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लेंथ तो वही रही लेकिन एरिया 2 टाइम्स बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो L उतना ही है, एरिया 2A है ना। तो अब क्या कहेंगे, रो L बाई ए, यहाँ देखो ये रो L बाई ए R के इक्वल था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू 1/2, और ये तो R है तो ये हो जाएगा R/2, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/। अब रेशो क्या आ जाएगा, तो R1/R2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे R1/R2 को, हम लिखेंगे 2R/R/2 यानी 4, रेशो होगा 4 का, 4:1 का रेशो हो जाएगा इनका, समझ गए, क्लियर है। ऐसा एक और क्वेश्चन आता है जिसमें हम किसी वायर को काट करके जोड़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर किसी वायर को मान लो एक L लेंथ का वायर था, ठीक है, L लेंथ का वायर था, और इसको 2 पीस में काट करके पैरेलल में जोड़ दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, करते हैं इसको भी। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस है R, जब तुम हाफ हाफ काट दोगे तो R/2 और R/2 रेजिस्टेंस होगा, और जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दोगे इस तरीके से, ऐसे जब इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दोगे इस तरीके से, तो देखो R/2 R/2, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/4,
समझ गए? क्योंकि हम लिखेंगे 1/r डैश इज इक्वल टू 2/r प्लस 2/r 4/r, r डैश बन जाएगा r/4। ठीक है, तो हमने पैरेलल में जोड़ा था, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? तो ये किसी वायर को हमने कट करके इस तरीके से जोड़ा क्या होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम लोगों को दो वायर्स दिए हैं, दो मटेरियल दिए हुए हैं, एक है मैंगनीन का बना हुआ, एक कॉपर का बना हुआ। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो बताओ कौन सा वायर थिक होगा, ये क्वेश्चन, कौन सा वायर थिक होगा। क्वेश्चन में रिपीट करता हूं कि तुम्हें दो टाइप के वायर्स दिए हुए हैं, एक मैंगनीन का, एक कॉपर का। तो कौन सा वायर थिक होगा? तो याद रखो, मैंगनीन क्या है? अलॉय। अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा, यानी मैंगनीन का छोटा सा वायर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा। कॉपर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हमें दे रखा है दोनों की लेंथ तो बराबर है, लेकिन रेजिस्टेंस और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया जाता है जनरली कि रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो बताओ कौन सा वायर थिक होगा? तो रेजिस्टिविटी याद है, याद रखो, R होता है रो L/A, L इक्वल है ना। मान लो ये मैंगनीन का ले लो और ये R कॉपर का ले लो, तो हम लिखेंगे इसको रो, यहाँ पर मैंगनीन, यहाँ पर कॉपर, लेंथ और एरिया, हमें इनको कंपेयर करना है, मैंगनीन एंड कॉपर। ठीक है, तो देखो लेंथ दोनों सेम है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है? रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा है। अगर इसका न्यूमरेटर, रेजिस्टिविटी न्यूमरेटर में आ रही है ना, ऊपर आ रही है, तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा ताकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। तुम क्या कहेंगे? मैंगनीन का जो थिकनेस है वो बड़ी होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है ना। उसको बड़ा बनाएंगे, उसको मोटा बनाएंगे, तब जा करके उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ गए? क्लियर? अच्छा, और क्या क्वेश्चन तो इसमें जनरली आते हैं? इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है और वो मैंने आप लोगों को कराया भी था। वो ग्राफ बनाया जाता है ईएमएफ का और हमारे डिवाइस में फ्लो करने वाले करंट का। ये वाला ग्राफ बहुत कॉमन है। इस तरफ ईएमएफ और करंट का ग्राफ बनाओ, ईएमएफ और करंट का ग्राफ बनाओ। तो जब ईएमएफ की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो हमें पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ईएमएफ E है, और ये करंट है। तो करंट का ईएमएफ के साथ ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम किसको चेंज करेंगे इसके अंदर? इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। क्लियर? अब देखो, जब हमारे डिवाइस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वोल्टमीटर यहाँ आया है, यहाँ वोल्टमीटर, तो जब I 0 होगा उस समय जो वोल्टेज दिखाएगा वो ईएमएफ के इक्वल होती है ना। ठीक है, और जब हमारा करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा, है ना, सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, इसको R को 0 कर दो, मैक्सिमम करंट होगा, तो उस समय ये वाला ग्राफ बनेगा, यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो ये ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है। कई बार खुद आप लोगों को कहा जाता है ग्राफ बनाओ, और कई बार कहा जाता है ग्राफ से बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। फिर किरचॉफ के लॉज में छोटे मोटे सर्किट्स के अंदर आप लोगों को करंट वोल्टेज निकालने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को भेजे भी हैं। इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को भेजे हैं, वो बोर्ड में ही आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने करे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन जो हैं जनरली हैं, सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बताया था कि भी एक तो बल्ब्स का 60 वाट के बल्ब का और 100 वाट के बल्ब का, कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको गैस नहीं करना है, इसको सोचना है, समझना है कि जब आप लोगों को रेटिंग दी जाती है और ये कहा जाता है 60 वाट के बल्ब की पावर मतलब 60 वाट है और 100 वाट के बल्ब की पावर 100 वाट है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो याद रखो, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं R = V²/P। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस पावर के
इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ज़्यादा पावर वाला कम रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर? ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वाली भी बात कराई, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आगे बात करी कि हमारे सोर्स ऑफ ईएमएफ की एफिशिएंसी क्या हो सकती है, हमारे डिवाइस की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को भेजे हैं, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं भेजे हैं आप लोगों को, और नोट्स भी इस टॉपिक के मैंने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के बाद तो आप लोगों को नोट्स दिए हैं, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो कल हम लोग नया यूनिट शुरू करेंगे, मैं आप लोगों को एक टेस्ट भेजूंगा, ओके, डेरिवेशंस का। आप लोगों को जो टेस्ट है वो जैसे ही टाइम मिले आप पूरा करके मुझे कंप्लीट करके भेजना है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को टेस्ट दूंगा, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे और डेरिवेशंस भी होंगे, ठीक है। आज भेजूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करके मुझे ज़रूर भेजिए। तो मिलेंगे कल नया यूनिट शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 3rd यूनिट शुरू करेंगे। तो सी यू टुमारो, बाय।